अरे भाई के हमेशा ये जनरेशन 2 जनरेशन का टकराव रहा है। नई जनरेशन हमेशा अपने पहले वाली जनरेशन को ये कहती है कि आपको क्या मालूम है? आप तो हमको समझते ही नहीं। वो मतलब सिरे से नकार देते हैं, उनको लगता है कि उनके माता-पिता या वो बाकी एक वैचारिक बहुत बड़ा गैप हो सकता है। लेकिन क्या वाक़ई ऐसा लगता है कि ये जो एक जनरेशन गैप है, ये इसकी बहुत बड़ी वजह है? युवाओं के विद्रोही होने की, वो जो बहुत रिबेलियस हो जाते हैं और उनको लगता है कि जो भी चीज़ ला दी जा रही है वो चाहे अच्छी हो, बुरी हो, इसका विरोध करना ही चाहिए और विरोध करने के उनके अपने तरीके हैं। जैसे कई बार वो कहते हैं कि नहीं शराब के लिए मना किया, हम तो पिएँगे। ड्रग्स के लिए मना किया, हम तो करेंगे इसको। वो एक तरह से ये भी जताना चाहते हैं क्या कि हमें आपकी इन वैल्यूज़ की कोई परवाह नहीं है। जी। तो होता क्या है, मतलब जितना मैं समझ सका हूँ, जी। अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ इतनी अभी तक मैं कॉन्टैक्ट में हूँ, टच में हूँ, उनसे बात होती है, टीचर्स से, पेरेंट्स साथ में ही हैं। और तो मैं वो उस चीज़ को बहुत ही क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करता हूँ। तो मैंने ये समझा है कि हम एक-दूसरे को समझते नहीं हैं। अब जैसे मैं अभी एक बीच की जनरेशन में हूँ, मेरे मेरे भी हुँ, बच्चे हैं और हुँ। मेरे पेरेंट्स भी हैं। तो मैं वो गैप जो है दोनों तरफ देख सकता हूँ, जी। ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ कि क्या क्या हो रहा है उसमें। तो ज़रूरत ये होती है कि हम सुनें एक-दूसरे को, एक-दूसरे की बात समझें और हम उस डायरेक्शन में ना जाएँ कि हम उनको सिर्फ़ कमांड कर रहे हैं कि आपको यही करना है, ऐसा ही करना है। उनको उनको ऑप्शन दें, उनको सारे रास्ते बताएँ, उनको कॉन्सिक्वेंस बताएँ। उसके जो नतीजे होंगे, जी, अब जी, जी। हम जो है कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक काम कर लिया किसी ने, तो हम बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ड्रग्स ले लिया, लेना शुरू कर दिया, उसकी हेल्थ डिग्रेड हो रही है, उसको जो पढ़ाई में जो उसको मार्क्स आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, तो हम उसको स्कोल्ड करते हैं, हम उसको है ना, सुनाते हैं सिर्फ, हाँ जी, भला जी। भला बुरा कहते हैं हम। बिल्कुल सही है। हमें वो काम पहले ही करना चाहिए कि हम उनको नतीजे बताएं कि इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये होगा, इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये होगा। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, अभी एक 7 साल का बच्चा, सिर्फ 7th क्लास में है, तो मतलब 12 साल का बच्चा। अब मैंने उससे पूछा कि क्या कितने मार्क्स आए हाफ ईयरली एग्जाम में, तो उसने मुझे फटाफट बहुत ही स्मार्टली और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया उसने। मतलब देख सुनकर लग ही नहीं रहा था कि ये गलत बोल रहा होगा। ठीक है, तो बाद में उसके भाई ने बताया कि ये 8 में से 4 सब्जेक्ट में फेल है। हुँ। ठीक है, तो मैंने तो उसको फिर वो मेरा सामना नहीं कर पा रहा, तो फिर मैंने धीरे धीरे उसको बताया कि मतलब फेल होना इतनी कोई बुरी बात नहीं है। फेल होना, फेलियर जो है वो सक्सेस का ही एक ऐसा समझिए आपने एक कदम है। ठीक है, जी, जी, जी। जैसे फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, ये बहुत बचपन से सुनते आए हैं कि ये जी, जी। उसी का एक अगला कदम है। उसके धीरे धीरे बात समझ में आई, तो मैंने उसको एक टास्क दिया कि उसने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था। मैं कहा आप अपने फादर को बताओगे आज जाकर, और फिर मुझे बताना कि क्या जवाब मिला और कैसा आपने महसूस किया। तो उसने अपने फादर को बताया, जैसे भी डरते हुए नर्वस था वो, लेकिन बताया। फादर ने बोला कि कोई बात नहीं, फेल और पास तो लगा रहता है, ये अच्छा लगा मुझे सुनकर कि तुमने सच बोला। बहुत और बहुत फिर उसके फादर ने मुझे फ़ोन किया, बेटे से बात कराई। मैंने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? तो बोला मुझे मेरे दिल से जो डर था वो निकल गया, मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं बहुत मेहनत करूँगा। ठीक है, अब वो जो भी रिज़ल्ट आएगा, वो बात की बात है। लेकिन एट लीस्ट उसने एक चीज़ सीखी कि ऑनेस्टी ज़रूरी है, सच बोलना ज़रूरी है। अरे जी, आपकी एक बात ये जो आपका जवाब था इससे एक बात और भी निकल के आती है कि जो कम्युनिकेशन है, संवाद बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ। उनके मन को जानने के लिए मुझे लगता है कि अ, वैसे भी घर जो है आजकल मोबाइल के आस-पास बटे हुए हैं, है ना? और ऐसे में पहले लोग कम्युनिकेट करते थे, खाने की टेबल पे इकट्ठे होते थे, सुबह बैठे हैं या किसी और बहाने से घर के सदस्य आपस में बात करते थे, दिन भर की दिनचर्या पर चर्चा होती थी, उसमें करियर पर डिस्कशन होता था, रिश्तों पर लोग बात करते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। और
सबसे बड़ी बात है कि उसमें कई बार उस बातचीत से भी हल निकलता था। तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है संवाद का कम होते जाना? जी, बहुत बड़ा कारण है। और वो संवाद नहीं हो रहा है, इसीलिए फिर वो सोशल मीडिया और फ़ोन की तरफ जाते हैं, जी। क्योंकि उनके पास और कोई है नहीं। मतलब कितने बच्चे हैं, कितने हमारे पास प्लेग्राउंड है जहाँ पर बच्चे खेल सके। छोटे घर हो गए, बाहर एक साथ एकजुट होकर कुछ काम करने वाली चीज़ें नहीं है हमारे पास। और हम बच्चों पे प्रेशर डालते हैं उस जो एक सिस्टम बना हुआ है उसी पे चलने का। अब जैसे मान लीजिए, अगर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप आमिर खान का ही एग्जाम की बात जी। कर रहे थे। अब आमिर खान को अगर उनके फादर ने प्रेशराइज किया होता कि आप एक्टर नहीं बन सकते, आप जो है स्टोरी नहीं सुन सकते, है ना? तो क्या वो एक्टर बनते? ऐसे ही सचिन तेंदुलकर है। अब वो कितनी छोटी उम्र में उनको क्लैरिटी मिल गई कि मुझे यही काम करना है। तो उनका बिल्कुल सही। टैलेंट, उनके स्किल्स, उनका जो एनवायरनमेंट था, वो सब अलाइन हो गया उनके उस मकसद के लिए। और रिजल्ट सबके सामने है। तो वो ज़रूरत ये होती है कि वो क्लैरिटी मिल जाए उस उनके पर्पस की लाइफ के, और जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है। आरिफ हुसैन साहब, हमने परिचय जब दिया आपका तो संक्षिप्त परिचय था लोगों को। अ, इतना तो समझ में आ गया कि एक खास मकसद से आप जुड़े हैं, खास तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा विस्तार में जाना चाहता हूँ कि युवाओं को लेकर के जो आप काम कर रहे हैं वो किस तरह का काम है, और अब तक कितने युवाओं के संपर्क में आप आए उन्हें, क्योंकि हमने तो कहा कि हजारों की बात हमने की है, लेकिन उसमें किस किस तरह के युवाओं की कौन कौन सी समस्याओं को आपने ठीक किया, और किस तरह से आप ये काम करते हैं, कैसे लोग आपसे अप्रोच करते हैं, मिलते हैं, आप तक पहुंचते हैं, इसके बारे में बताइए। और जो लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त वो आप तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, 2020 में कोविड के दौरान ही अ, मुझे ये समझ आया कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि मैं डायरेक्टली लाइफ पर इम्पैक्ट डाल सकूँ लोगों की, जो जितना भी मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। और मुझे लगता है मैं बचपन से ही एक ऑब्जर्वर रहा हूँ, तो मैं शायद उतना अच्छा दूसरों को समझा ना पाऊँ, बट मैं ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। गुड। तो गुड। वो चीज़ें जब मैं, जैसे लोग मुझसे मिलते थे पहले भी, और मैं उनकी लाइफ के बारे में कुछ प्रॉब्लम सुनता था या कुछ मैं देखता था उनके चैलेंजेस, और मैं उनसे बस बात करता था, तो मेरे समझ में आ जाता था कि कहाँ पर वो प्रॉब्लम है, कि कहाँ वो छोटी सी बारीक जो चीज़ है क्या बदलने की ज़रूरत है। और वो उनसे वो छोटा सा चेंज करने से बड़ा बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए उन लोगों की लाइफ में। तो फिर मैंने ये प्रोफेशनली करना शुरू कर दिया, क्योंकि कोविड के दौरान मुझे पता चला कि ज़रूरत भी है इसकी। और मतलब ह्यूमन बिहेवियर के आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए, आपको फौरन डायग्नोस करना आ गया कि आप अ, समस्या कहाँ पर है। हाँ, मतलब मैंने ट्रेनिंग भी ली उसकी, सीखा भी, अच्छा। वो सब बाद में हुआ। लेकिन मैं कर पाता था ऑब्जर्व। और अ, तो इसी दौरान जैसे अलग-अलग प्रॉब्लम से जुड़े हुए लोग मुझे मिलते रहे। जैसे जैसे आप एडिक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है? ड्रग जी। एडिक्शन, कुछ ड्रग एडिक्ट भी मेरे पास आए, कुछ जो गैम्बलिंग का जिनको एडिक्शन था वो, कुछ जिनको पोर्नोग्राफी का एडिक्शन था वो। और किस तरह से वो चीज़ें उनकी लाइफ पे असर डाल रही है। मतलब वो चाहते हैं, उनका उनकी निकलना। लाइफ में गोल्स है, वो चाहते हैं निकलना और कुछ अपनी लाइफ में बनना, कुछ पाना चाहते हैं। तो ये लोग मुझसे जुड़े और धीरे-धीरे हमने साथ में काम किया। ऐसा नहीं कि मैं सारा काम मैंने किया। मैं, क्योंकि बाहर से आप सिर्फ़ अ, है ना, कुछ चीज़ें उनके सामने रख सकते हैं। तो एज़ ए कोच मैं उनके हम्म। सामने चीज़ें रखता हूँ कि आप ये रास्ता जिस पे चल रहे हैं, ये चलते जाएँगे तो कॉन्सिक्वेंस ये है। और अगर एक दूसरा रास्ता भी है, ऑप्शन है, तो यूजुअली लोग दूसरा जो बेहतर ऑप्शन है उसको ही चुनते हैं, और क्योंकि वहाँ पर उनकी मंज़िल उनको बेहतर दिखती है। तो ऐसे करके मतलब 8,000 से ऊपर अभी तक लोग, क्या बात है। प्रोफेशनल्स भी और स्टूडेंट्स भी, उनको मैं अपनी वर्कशॉप्स के थ्रू और वन टू वन कोचिंग के थ्रू मैं इम्पैक्ट डाल चुका हूँ।
और उसमें होता क्या है कि एक तो जो सबसे पहला स्टेप है जो जिस पर हम काम करते हैं वो है उनको अपने बारे में अवेयरनेस हो जाती है कि उनके लिए क्या चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी ऑनेस्टी है, उनके लिए ग्रोथ है, उनका जस्टिस है, किसी के लिए सिंसियरिटी हो सकता है, किसी के लिए मनी हो सकता है। फिर वो देख ये भी होता है कि कुछ चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं। जैसे सोसाइटी में जी मनी के बारे में एक मिथ है, एक अवधारणा है कि जी पैसा जो है बुरी चीज़ है, लेकिन जो भी काम करना है उससे पैसा अर्न भी करना है। तो जो लोग इस धारणा के साथ जी रहे हैं कि भाई पैसा बुरी चीज़ है और काम भी करना है पैसे के लिए, तो वो उनके दिमाग में ही कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, एक लड़ाई चलती रहती है, जिसकी वजह से पैसे से उनकी रिलेशन अच्छी नहीं बनती। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक और बहुत आम चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, मैं तो बहुत क्लोज़ली देख रहा हूँ कि जो युवा है उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, बहुत जल्दी वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा रिलेशनशिप जी में जी जा रहे हैं। तो मैं इस वो पे भी आने वाला था सवाल पे, इस सवाल पे आने वाला था मैं, लेकिन अच्छा हुआ आपने खुद बोल दिया जी। हाँ, तो वो भी क्या है, एक बिलीफ सिस्टम स्प्रेड हो रखा है कि शादी है ना, जैसे हम पहले सुनते थे कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। जी लेकिन जी बहुत अच्छे ऐसे आइडियल कपल्स मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जो बहुत अच्छा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे की लाइफ में और अच्छे खुशी के साथ जी रहे हैं। एक आइडियल फैमिलीज उन्होंने क्रिएट की है। और लेकिन दूसरी तरफ दूसरे भी लोग हैं जो जिनमें आपस में है ना कभी कुछ कॉमन होता ही नहीं है। ठीक है। बिल्कुल सही बात, सही बात। तो तो जो वो बिलीफ स्प्रेड हो रही है और जो वो अंदर मानते हैं उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो खुशी के साथ नहीं जी पाते हैं। तो पहला तो स्टेप हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि भाई आपको क्या पसंद है। उसको भूल जाइए कि बाहर क्या चल रहा है दुनिया में, पहले वो बाद में देखेंगे, पहले खुद को देखते हैं। फिर उसके बाद उनका विजन क्या है लाइफ में, उसकी क्लैरिटी हासिल करते हैं। और फिर वो देखते हैं, क्योंकि क्योंकि उन्होंने अपनी अवेयरनेस के बाद अपना विजन तैयार किया है, तो जी चांसेस हैं कि वो अलाइंड होता है। और जब अलाइंड है तो फिर उसके लिए वो जी जान लगा देते हैं और फिर हासिल करते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जी। जब ऐसे भटके हुए लोग जो आपकी सलाह पर राह पर आ जाते हैं या जिनकी जिंदगी को आपने संवार दिया है, वो कुछ बन गए हैं, उनको देख करके कैसा लगता है आपको? अ, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक एक लाइन जो मुझे टेक्स्ट आती है या जी लोग जो बोलते हैं या जो टेस्टिमोनियल भी कई बार रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी सफल हो गई, ये ज़िंदगी का जो भी पर्पस था वो हासिल हो गया। तो कोई उससे यादगार, उससे बड़ा कोई संस्मरण, कोई कोई यादगार वाकया है, कुछ याद आता है आपको कोई जो भुलाए नहीं भूलता और लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग हो? मतलब बहुत है। हर क्लाइंट मेरे लिए स्पेशल है एक्चुअली, जिनको है ना जी वन टू वन किया है, जिनके साथ मैंने काम, तो हर क्लाइंट मेरे साथ वो स्पेशल है। अब जैसे एक ये यंग बिजनेसमैन है, फादर की कंपनी रन कर रहे थे, और क्योंकि फैमिली में सबसे छोटे थे तो उनको क्या था, डिसीजन की आज़ादी नहीं थी उनके पास। डिसीजन हमेशा बड़ा भाई लेता था। जी जी तो जो भी इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजंस होते थे वो बड़ा भाई लेता था। जो ट्रैवलिंग का काम था वो बड़ा भाई करता था। क्यों? उनको कहा जाता कि भाई तुम बचपन से उनको कहा गया कि अगर आप ट्रैवल करोगे तो आप बीमार हो जाओगे। अब वो बचपन के लिए वो ठीक है कि 8-10 साल का बच्चा है, हम्म उसको अगर ये बात अगर बोली जाए कि आप रोड क्रॉस ना करो, टक्कर लग जाएगी, वहां तक ठीक है। अब वो बच्चा हो गया 30 ईयर्स का, अब अभी भी वो नहीं जा पा रहा, तब ये प्रॉब्लम हो गया। तो वो जो प्रोटेक्शन के लिए जो बात कही गई थी पहले उसको, जी जी अब वो उसकी जी प्रॉब्लम जी हो गई उसकी लाइफ की सबसे बड़ी। तो ये जो क्लाइंट की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रोग्राम के दौरान, कोचिंग के दौरान ही उन्होंने अब्रॉड तक ट्रैवल करना शुरू कर दिया खुद से। जी जी ठीक है, अफ्रीका कोई तक चले बहुत गए। जी अच्छा अच्छा ओ ठीक है। और मतलब ये बहुत बड़ा फियर था, हमें लगता है कि मामूली चीज है, लेकिन जिसका फियर है, हम्म हम्म आप सोचिए कि किसी को कॉकरोच से डर लगता है,
तो वो कॉकरोच को देख के हो सकता है वो जंप कर जाए बिल्डिंग से। वो डर हम ये कंपेयर नहीं कर सकते कि ये छोटा डर है और ये बड़ा डर है वो डर है। अरे सब मैंने कहा था कि आखिरी सवाल है, लेकिन कुछ दो सवाल मुझे और याद आ गए। एक तो ये कि सोशल मीडिया पर हम सब जाते हैं, देखते हैं, और यूथ भी जाता है। यंगस्टर्स किसी की सक्सेस स्टोरी देखते हैं और बड़े उससे प्रभावित भी होते हैं, और लेकिन वो उसके पीछे की जो स्ट्रगल है उसको नहीं देखते। उनको ये तो लगता है कि इसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ी पोस्ट है, खूब पैसा आ रहा है, लेकिन शायद वो उसके पीछे की जो मेहनत है उस पे उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार शायद एक ये भी वजह है कि उनके वो अपने टारगेट को जैसे है या अपने करियर को लेकर के जो एक कंसंट्रेशन वो जो होता है, माइंड सेट करना होता है, वो ठीक से उसमें जैसे फ्लिकरिंग माइंड के हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। अ, तो होता क्या है, जैसे आप सेलिब्रिटीज़ का ही एग्ज़ाम्पल ले रहे थे। अब इंडिया में सबसे बड़े सेलिब्रिटीज़ में से एक है शाहरुख खान। अब वो ये उनकी लाइफ़ को और उसके पीछे जो आज भी वो मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में कहीं बात नहीं होती है। सही बात है। क्योंकि बात नहीं होती है तो ध्यान उस पे ही जाता है जो उनकी अचीवमेंट है, कि उन्होंने ये है ना, अभी इस साल नेशनल अवार्ड ले लिया, उनको ये इतने फिल्म फेयर अवार्ड मिले, इतने करोड़ उन्होंने बना लिए, इंडिया के टॉप बिलियनियर्स में उनका नाम है। ऐसे करके तो लोगों को जो अचीवमेंट है उसी के बारे में, क्योंकि बार बार बात हो रही है तो उसी पर फोकस जाता है। कितने लोग हैं जो बात करते हैं कि वो इंसान दिन में शायद 3 घंटे 4 घंटे सोता है। जो साथ में काम करने वाले हैं वो लोग बताते हैं कि उनको सोते हुए ही नहीं देखते। शिखर पर बने रहने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, वरना इंसान उस शिखर से नीचे उतर जाएगा, शोहरत से हाथ धो बैठेगा, बहुत सारी चीज़। क्योंकि एक दौड़ है, उस दौड़ में आपको लगातार अगर बने रहना है तो आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। एक जो अब जो सवाल जिस पे मैं आ रहा हूँ, शायद यही आखिरी सवाल होगा कि काउंसलिंग के दौरान कोई ऐसा केस जो बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग रहा हो आपके लिए। अ, बहुत मुश्किल। एक 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 मतलब थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है आपने। ठीक है, क्योंकि मुझे मुझे मेरी लाइफ की तरफ लेके जा रहा है बजाय ओह! क्लाइंट के। तो हुआ क्या कि अ, मैं किसी को कोच कर रहा था और उसी दौरान मेरी भी कुछ चीजें निकल कर आ गई। ठीक है, क्योंकि सिमिलर जी, सिमिलर चैलेंजेस है, सिमिलर प्रॉब्लम थी। जी, जी। बचपन का जी, ट्रॉमा जी। था उनका कुछ, उस क्लाइंट का, और वो वैसा ही कुछ कुछ मेरा भी, तो मुझे भी याद आ गया, जो कि मैं शायद उस टाइम पे रहूंगा 42-43 ईयर्स का। तो वो बहुत पहले जब मैं थर्ड क्लास में था, तो क्या हुआ था कि मुझे किसी ट्यूशन के लिए जाना था, और मैं रास्ते में ट्यूशन जाने की बजाय एक प्लेग्राउंड पड़ता था, मैं 2 दिन वहां पर खेल के वापस आ गया। तो पता चला मेरे चाचा को कि मैं ये तो जा ही नहीं रहा 2 दिन से। तो उन्होंने अच्छे से पिटाई की मेरी, और तो उससे उससे एक फायदा ये हुआ कि झूठ बोलना बंद हो गया। तो लाइफ में जी। सच सच बोलना, चाहे जो हो जाए, पर सच बोलना, ये एक प्रिंसिपल बन गया। ठीक है। और लेकिन जब मैं कोच कर रहा था तो वो एज ए ट्रॉमा निकल के आया। तो काउंसलिंग में क्या होता है, जब हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो जो ट्रॉमा है, कभी किसी भी कोई भी पास्ट ट्रॉमा है, तो वो हमें ये उसी पीरियड में ले जाता है, जो जो बचपन का जैसे पीरियड है या जो भी पास्ट का पीरियड है उसमें ले जाता है, और हम प्रेजेंट में वो चीज, वो पेन फील करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं काम कर रहा हूँ, जो कोचिंग कर रहे हैं, अब यही ट्रॉमा अगर मैं लूँ, तो उस ट्रॉमा से जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि वो उस उससे मेरे लिए इंटेग्रिटी सबसे बड़ी वैल्यू बन गई मेरे लिए। ठीक है, कि चाहे जो हो जाए, आई हैव टू बी ऑनेस्ट। मुझे सिंसियर रहना है अपने काम को लेके। जो मैं बोल रहा हूँ वो मुझे करना है, और जो मैं कर रहा हूँ वो बोलना है। तो एक, अब काउंसलर बोलेंगे कि वो तो बचपन का ट्रॉमा है, बट कोच बोलेगा कि आपने उससे एक अच्छी चीज सीखी,
और उससे लाइफ में आप आगे बढ़े, जिसमें आपकी लाइफ में उसने हेल्प किया, तो वो ठीक है। आरिफ साहब, बड़ी दिलचस्प बातचीत आपके साथ में हुई है। आखिर में मैं वो टिप्स, वो मतलब नटशेल में कह लें, या वो ऐसी बातें, कुछ सूत्र आपके जो युवाओं को सुनने चाहिए, जो उनके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, जो उन्हें अपने जीवन में उतारने चाहिए, करना चाहिए, अब क्या कहेंगे आप? लेकिन मैं कोचिंग में भी यही काम करता हूँ, और मैं यही टिप्स यहाँ पर भी दूंगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने आप को पहचानना, कि मेरे लिए खुद के लिए क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरी है, मेरी क्या वैल्यूज़ है, और उन वैल्यूज़ को जीना है। उसकी परवाह नहीं करनी है कि लोग क्या कह रहे हैं, और पीयर प्रेशर है या सोशल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, उसमें नहीं जाना है, बल्कि खुद को पहचानना। पहला तो ये है। दूसरी चीज़, कि जो अपना विज़न आपका है या गोल है या जो टारगेट आप लेकर चल रहे हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या लॉन्ग टर्म हो, वो आपका खुद का होना चाहिए। वो किसी प्रेशर की वजह से ना आया हो, क्योंकि आप वैसे भी छोड़ दोगे। मान लीजिए फैमिली प्रेशर की वजह से इंजीनियरिंग कर ली, पता चलेगा कि इंजीनियरिंग हो नहीं रही है, तो आप बैंकिंग में लगे हुए हो, हम्म। या बैंकिंग की भी वो, जॉब नहीं मिल रही है, जो कि आज ज़्यादा हो रहा है हमारे साथ। जी देखिए, जी। पहले तो जॉब्स थी अवेलेबल। मुझे याद है, मतलब मेरे फादर बताते हैं कि बैंक की जॉब के लिए घर आते थे कि भाई आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आप हाँ, जॉब ले बिल्कुल। लीजिए। ठीक है, क्योंकि पहले जॉब ज़्यादा थी, पढ़े लिखे लोग कम थे। अभी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं और जॉब्स कम है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि खुद को पहचाना और उसके हिसाब से काम करना। अब जैसे आप हैं, जी जी। आपने अपने लिए एक नाम बनाया अपने लिए। ऐसे कितनी सारी फ़ील्ड्स हैं, चाहे वो जर्नलिज़्म हो, चाहे वो जी स्पोर्ट्स हो, चाहे अभी कोचिंग एक एक नई बहुत बड़ी सेगमेंट में देख रहा हूँ, जी काउंसलिंग है। ये जी। जी, पहले सुनने को नहीं मिलता था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? बिल्कुल सही लेकिन बात है। आज इनकी ज़रूरत है। और तो आप अपना विज़न बनाएँ, अपना एक मिशन बनाएँ और उसके लिए काम करें। तीसरी चीज़ है कि शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ ना करें। ये चाहे वो ड्रग्स है या पोर्नोग्राफी है या सोशल मीडिया है, ये हमें वो डोपामाइन हिट देते हैं, हमें वो अच्छा महसूस कराते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमें वो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें करनी ही नहीं है। हमें हमेशा लॉन्ग टर्म देखना है कि इसका, जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ, इसका महत्व और इसका इम्पैक्ट, इसका कॉन्सिक्वेंस 25 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। गुड तो गुड। अगर तो आपको चुनने में आसानी होगी, तो आप जो आप जी। चॉइसेस करेंगे, जो डिसीजन लेंगे लाइफ के, वो बेटर होंगे। तो अगर ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक सही दिशा में जाएँगे और बढ़ते जाएँगे। आरिफ साहब, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, और ख़ास तौर से हमारे नौजवानों की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बहुत बहुत शानदार काम कर रहे हैं आप। और आपसे बात करते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जिनको इस मुल्क की, इस सोसाइटी की, हमारी पीढ़ी की जो नई जनरेशन है, उसकी चिंता है। और आपने अपने आप को इनको बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। ये भी अपने आप में अपने मुल्क की बहुत बड़ी सेवा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने दर्शकों से हम यही कहेंगे कि आप सुन रहे थे मेरी बातचीत अ, आरिफ हुसैन साहब से, और उम्मीद है कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। प्रोग्राम के किसी और एपिसोड में हम फिर से किसी और शानदार शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, बहुत सारे नए मुद्दे लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।